हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर यू। तो चलिए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का हम ये टॉपिक करेंगे आज, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। कल हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मेथड्स क्या क्या है वैल्यूएशन ऑफ शेयर का, मीनिंग मतलब क्या है वैल्यूएशन ऑफ शेयर का, क्यों और उसका नीड क्या है और पर्पस क्या है वैल्यूएशन ऑफ शेयर का, और फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इफेक्ट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को। आज हम करेंगे मेथड्स, मतलब किस लिए और कैसे हम जो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके हमारे 3 मेथड हैं। एक है नेट एसेट मेथड, यील्ड मेथड और एवरेज मेथड। नेट एसेट मेथड का मतलब ये है कि उसमें सिर्फ नेट एसेट ली जाती है। यील्ड मेथड के अंदर कि हमारा जो डिविडेंड जितना होगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होएगा एक, और दूसरा एक अर्निंग कैपेसिटी मेथड होता है। अर्निंग मतलब जितना उसने कमाया, ठीक है, अर्निंग। उसके बाद थर्ड है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में जितना हमारे पास है। ठीक है, अब इस 4 मेथड के अकॉर्डिंग जो हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर करेंगे। हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड को हम बच्चों ब्रेक इवन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, इंटरेस्टिंग वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, असेट्स की वैल्यूएशन करना ही बोलते हैं, क्योंकि ये नेट एसेट मेथड है। मतलब असेट मतलब जितनी उसकी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, वो चीज़ें ली जाती हैं। एसेट्स बैकिंग मेथड मतलब कि एसेट्स की वैल्यू निकालना कितनी वो प्रेजेंट में है। ठीक है, इस मेथड के अंदर हम क्या लगाते हैं कि इसमें क्या फॉर्मूला होता है कि वैल्यू पर शेयर इज डिटरमाइंड, वैल्यू जो होती है शेयर्स की वो कैसे निकलती है, बाय वैल्यूइंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी। सारी जो एसेट्स होती है कंपनी की, वो उसके अंदर हम क्या लेस करते हैं, लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, लाइबिलिटीज को। ठीक है, माइनस होता है इसके अंदर जो क्लेम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। उन सब चीज़ों को माइनस करने के बाद हम इसको किससे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। अब ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का मतलब कि नंबर ऑफ, इसमें इक्विटी की कैपिटल नहीं बोल रही है, कभी इक्विटी की कैपिटल लिख के बैठ जाओ। ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं। जैसे 2000 के शेयर 10 रुपीज़ का एक है, ये के अकॉर्डिंग तो 2000 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या है, नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब इस मेथड के 2 टाइप हैं, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द नेट एसेट। 2 मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, असेट्स एट मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में जितनी असेट होगी, मार्केट वैल्यू मतलब बैलेंस शीट के अंदर जितनी गुडविल की, लैंड एंड बिल्डिंग की, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दे रखी है वो तो नहीं लेंगे। जो नीचे क्वेश्चन के अंदर दे रखी होती है कि आज प्रेजेंट के टाइम पे उसकी कितनी वैल्यू है, वो चीज़ें लेंगे हम। ठीक है, मार्केट वैल्यू मान के चलना कि उतनी आज के टाइम पे प्रेजेंट में उसकी कितनी वैल्यू है। हम उसे बेच नहीं रहे, लेकिन बस हम देख रहे हैं कि उसकी कितनी वैल्यू है, वो चीज़ें वो यहाँ पर आ जाएगी। हम उसके अंदर लेस करेंगे क्या, आउटसाइड लाइबिलिटीज़, वो भी उसके अकॉर्डिंग होएगी। अगर ट्रेड पेबल में भी कोई भी चेंजेस हैं तो वो भी वैसे ले जाएंगे, और डिबेंचर्स में भी और अदर लाइबिलिटीज़ में भी। उन 3 चीज़ों को प्लस करके हम यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे। अब उसके बाद वही लेस क्या होगा, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये देखो ये ना क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल्स, वो हमारी सारी अमाउंट यहाँ पे लेस हो जाएगी। अब ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब कैसे, 2000 के शेयर 10 का ईच, तो 2 लाख रुपए हमारे पास, सॉरी 20,000 रुपये हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इन सब को माइनस करने के बाद मेरी क्या आ जाती है, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब दूसरा मेथड क्या है मेरा, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड का मतलब ये है कि जो नेट एसेट निकलेगी वो कैसे निकलेगी, कि उसमें हम इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेंगे, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ले लेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ले लेंगे, प्रॉफिट ऑन रेवल्यूशन ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस प्रीमिलरी एक्सपेंसेस। ज़्यादातर बच्चे जो है वो ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा आसान रहता है, बहुत इजी मेथड है इन चीज़ों में के लिए। क्योंकि इसमें क्या करना है, सिर्फ एसेट्स की वैल्यू और आउटसाइड लाइबिलिटी को माइनस करके और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस कर देनी है, बस। उसके बाद इसको हम दोनों मेथड में जो ये आ जाएगा, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। ठीक है, अब इन्होंने क्या रखा है कि प्रोक्योशन फॉर वैल्यूइंग द शेयर्स अंडर नेट एसेट। क्या हम नेट एसेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे, सबसे वाली बात वही मैंने पहले बताया कि मार्केट वैल्यू ली जाएगी। ठीक है ना, एज सच रीजनेबल वैल्यू शुड बी टेकन। जो मार्केट वैल्यू होगी वो लेंगे, ना कि बुक वैल्यू। ठीक है, जो डाइटर्स होंगे उसके अंदर जो है प्रोविजन ले जाएगा किसका, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स जो होंगी वो मिसलेनियस
एक्सपेंडिचर के अंदर आती हैं वो इंक्लूड नहीं होंगी, वो इग्नोर की जाएंगी। जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गया, वो भी नहीं आएगा, ठीक है। गुडविल होगी, इंटेंजिबल एसेट्स जो होती है हमारी, जो हमारी दिखाई नहीं देती, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये सारे के सारे इंक्लूड किए जाएंगे इन द बैलेंस शीट, इन द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करने के लिए, चाहे वो बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है या नहीं दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर देना मतलब पहले पिछले साल थी या अब नहीं आई है तो भी आएगी। प्रिक्लोशन इन द वैल्यूइंग द लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी की बात करूँ तो सारी की सारी लाइबिलिटी आएगी, चाहे वो बैलेंस शीट के अंदर दे रखी थी या नहीं दे रखी थी। आउटसाइड एक्सपेंसेस जो हैं वो आएंगे, ठीक है। और अमाउंट ऑफ कंजिंजेंट लाइबिलिटी वो भी दे रखा होगा आपको क्वेश्चन के अंदर। एडुकेट प्रोविजन जो टैक्सेशन के लिए बनाया गया है वो भी क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा, वो भी आएगा। अब उस इन सबको करने के बाद हम क्या करते हैं कि क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जितनी भी कैपिटल होगी, जितना उसने क्लेम कर रखा है, जितना उसने मान रखा कि मैंने इतना पे करा है, उतना ही वो सारा का सारा माइनस हो जाएगा नेट एसेट मेथड से। अब इसके बाद है ये है कि डिमेरिट्स और लिमिटेशंस क्या है, ये थ्योरी क्वेश्चन में आ जाता है आपका कि मेरिट्स क्या है और लिमिटेशंस क्या है इसकी नेट एसेट मेथड की। ये मेथड जो है अनसर्टेन है, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जब लिक्विडेशन हो रहा है कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है उस टाइम पे ये जो मेथड है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अच्छा नहीं है, अनसर्टेन है, क्योंकि इस टाइम पे जो है पॉसिबिलिटी होती है कि उसका पिछला कोई भी प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा नहीं होता। लिक्विडेशन का तभी होता है जब कंपनी जो है बिल्कुल नेट डाउन है, ठीक है, ख़राब है, तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्रॉफिट के टाइम पे हम लोग इस मेथड से लिक्विडेशन वैल्यू ऑफ शेयर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें प्रॉफिट देखता ही नहीं है वो। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो है अर्न प्रॉफिट, वही बात होगी ना, अर्निंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी को कंसिडरेशन नहीं करता, क्योंकि इन्वेस्टर जो होते हैं वो इंटरेस्ट सिर्फ उसमें लगाते हैं जिनका अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा होता है कंपनी का। उसके बाद ये जो है एस्टिमेट करने में मुश्किल हो जाता है क्या मार्केट वैल्यू ऑफ द सेट्स, जहाँ पर कंसिडरेबल होता है स्कोप ऑफ पर्सनल बेसिस, मतलब खुद मान ली कि मार्केट वैल्यू इतनी है तो वहाँ पर मार्केट वैल्यू तो सेट्स की वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाता है। ये मेथड जो है इग्नोर करता है क्या चीज़ कि कंसिडरेबल फैक्टर्स को, कौन कौन से हैं वो, जैसे फाइनेंशियल रेशियो ऑफ द कंपनी के एसेट्स, करंट एसेट प्रेजेंट में क्या है, करंट लाइबिलिटी या फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है, इन चीज़ों को ये क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। अब आगे पर्पस और सर्कमस्टेंसेस क्या है इस मेथड के, वेयर दिस मेथड इज एप्रोप्रिएट, कहाँ पे एप्रोप्रिएट है, जहाँ पर जो है कंपनी की कोई भी अर्निंग कैपेसिटी नहीं है, एक नई कंपनी बन रही है, उस टाइम पे उसका कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, वो कंपनी जो है वो नेट एसेट मेथड से अपने इक्विटी शेयर्स की वैल्यू निकलवा सकती है, जहाँ पर जो है कंपनी कंटिन्यूसली लॉस ले रही है, ठीक है, इंकरिंग लॉसेस एंड देयर इज नो प्रोस्पेक्टस ऑफ अर्निंग द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में उसको कोई भी प्रॉफिट मिलने की कोई चांसेस नहीं है, तो ये मेथड और आसानी से यूज हो सकता है। और ये जो है मेथड तब यूज होगा जब अमलगमेशन कर रहे हैं, अमलगमेशन मतलब एक कंपनी से सॉरी दो कंपनी जो है एक कंपनी में मर्ज होकर एक नई कंपनी बना रही है, वो हो जाती है अमलगमेशन। लिक्विडेशन के टाइम पे ये जो कंपनी है बेस्ट मेथड यूज करवाएगी। उसके बाद ये जो है प्रोविजन ऑफ वेल्थ टैक्सेस, एक्चुअली जब हमने टैक्स पे करना है, क्योंकि उस टाइम पे ये प्रॉफिट बहुत कम दिखा देगा, तो कई बार तो दिखाता ही नहीं है जो प्रेजेंट का प्रॉफिट होता है, तो ये मेथड उसके लिए बेस्ट है। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, हमारे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखे हैं 20,000 पर शेयर, 10 के हिसाब से 2 लाख रुपए, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 20,000 के हो गए। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा दे रखा है, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, टैक्सेशन, ये हमारा क्वेश्चन के अंदर आएगा, हमारे लेस हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 30,000, तो हम 30,000 के अकॉर्डिंग चलेंगे। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक शेयर इशू एक्सपेंसेस को हम नहीं लेते। अब ये देखो लैंड एंड बिल्डिंग जो दे रखी है वो 3 लाख की लेनी है, पहले कितनी थी, पहले 2,10,000 की थी, अब 3 लाख की आएगी। प्लांट एंड मशीनरी 60,000 का था, प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास पहले 70,000 की थी, अब 60,000 की लेंगे। 5,000 ऑफ ट्रेड रिसीवेबल और बैड, 5,000 के जो ट्रेड रिसीवेबल्स थे वो हमारे खराब हो गए, ट्रेड रिसीवेबल हमारे 80 के हैं, 5,000 लेस हो जाएंगे इसमें से। गुडविल जो है 70,000 की हो गई है, पहले गुडविल कितने की थी, पहले जो गुडविल थी 40,000 की, अब हम उसको 70 कर देंगे। अब वही चेंजेस इसमें कर दिए, ये देखो लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, गुडविल हमारे पास आ गई वही 70,000 की,
ठीक है। इन्वेस्टमेंट हम आ गई हमारी मार्केट वैल्यू, ये देखो मार्केट वैल्यू थी ना 30,000 की, ये आ गया। ट्रेड रिसीवेबल 5,000 के हमारे खराब हो गए थे, हमने लेस कर दिए। कैश एट बैंक आ गया, इन सबको टोटल करा 6,25,000 रुपये टोटल आ रहा है। अब उसके अंदर हम क्या लेस करेंगे, वर्कमैन सेविंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म टैक्सेस एंड प्रोविजन और एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन फंड। कुछ क्वेश्चंस के अंदर जो है नॉन करंट लायबिलिटी नहीं ली गई है और कई क्वेश्चंस के अंदर ले रखी है, तो आप एक देख लेना क्योंकि नई वाली बुक के अंदर नहीं होगा। इन सबको टोटल कर देंगे, हमारे पास आ जाएगी 4,84,000 रुपये। अब इसको डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, 20,000 से। किया आ गया क्वेश्चन हमारा। पर वैल्यू शेयर 24.20 पर शेयर के हिसाब से आ गया वैल्यू। अब डिफरेंट क्लासेस ऑफ इक्विटी अगर दे रखा क्वेश्चन के, डिफरेंट क्लासेस ऑफ इक्विटी का मतलब कैसे कि कोई 5 का है, कोई 8 का है, कोई 10 का है, उसके अकॉर्डिंग हम उस टाइम पे क्या करेंगे कि यूनिट वैल्यू ऑफ कैपिटल की यूनिट जितनी होगी उसके लिए क्या करेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ नेट एसेट, टोटल जितना होगा डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल। पेड अप मतलब जितने उसने पे करे हैं। यही क्वेश्चन के अंदर होगा कि 10 में से 5 पेड कर रखे हैं या 10 के 10 फुली पेड अप हैं, तो हम सिर्फ जितना उसने पे कर रखा है उतनी कैपिटल ले लेंगे। अभी जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इसने इक्विटी शेयर कैपिटल रखा 10 के हिसाब से, ये 20,000 गुना 10, फिर 8 पेड का रखा है, ये 8 पेड की अमाउंट हम लेंगे, ये वाली 1,60,000 ना कि 2,00,000। 48,000 इक्विटी शेयर दे रखे 5 ईच फुली पेड अप, तो 5 के 5 2,40,000 रुपये ले लेंगे। अभी देखो ये सारा कर लोगे तुम अपने आप वैसे तो। अब इसमें इस सब को टोटल करा पेड अप कैपिटल जितनी उसने पे करी। अब यहाँ अगर से अलग दूसरे दे रखे थे तो हम निकाल भी लेते, चाहे 1,00,000 प्लस 1,60,000 प्लस 2,40,000, इन सबको टोटल करा 5,00,000 रुपये अमाउंट आ गई। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, नेट एसेट से। 6,00,000 की मेरी नेट एसेट है, इसको डिवाइड कर दिया मैंने 5,00,000 से, 1.20 आ गया। अब वैल्यू ऑफ 10 ईच फुली पेड अप शेयर, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 का था ना, ये देखो पहला 10 का था, दूसरा 8 का था, तीसरा 5 का था, तो हम इसको 1.20 से मल्टीप्लाई करके 8 वैल्यू ऑफ 8 पर शेयर, वैल्यू ऑफ 5 पर शेयर की निकल जाएगी। अब उसके बाद मेकिंग द नोशनल कॉल और मेकिंग कैपिटल फुली पेड अप। नोशनल कॉल का मतलब ये होता है जब जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं इक्विटी शेयर्स की, जब वो उनकी जो फेस वैल्यू होती है वो सेम हो जाती है, ठीक है। उस टाइम पे क्या हो जाता है कि डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो अपनी अनकॉल्ड अमाउंट को, पार्टली पेड अप शेयर्स को, ये कंपनी ये मान के चलती है कि हमने वो कॉल मंगवा ली है, ठीक है। वो फुली पेड अप शेयर्स को कंप्यूटर कर लेते हैं और वो जो कैपिटल हो जाती है वो क्या बन जाती है, फुली पेड अप बन जाती है। जैसे उन सब टर्म को क्या बोलते हैं हम, नोशनल कॉल बोलते हैं। अब ये जो नोशनल कॉल क्या होती है, क्या करते हैं हम इसका, ये जो अमाउंट ऑफ नेट एसेट के अंदर इंक्लूड हो जाती है और इसको हम डिवाइड किससे करते हैं, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है उससे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रिक वैल्यू ऑफ ईच फुली पेड अप शेयर। जैसे इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 1,000 प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 फुली पेड अप, 9,000 10 के ईच 8 फुली पेड अप। अब 2 रुपये उसने नहीं पे कर रखे, ठीक है। इसमें आगे 6,000 इक्विटी शेयर 10 ईच 5 पेड अप, इसमें 5 नहीं पे कर रखे। आगे नेक्स्ट में लिख रखा है इसने, एज्यूम दैट द कंपनी शैल मेक द कॉल्स ऑन पार्टली पेड अप शेयर इन द इमीडिएट फ्यूचर, कि इमीडिएट फ्यूचर आगे फ्यूचर में वो पार्टली पेड अप शेयर से मंगवा लेगा, अज्यूम करके रख रहा है, लेकिन अब उसने फुली पेड अप कर दी है। तो अब इसकी अमाउंट जो हम नेट एसेट में ऐड कर देंगे, तो ये 9,000 गुना 2 के हिसाब से 18,000 रुपये और 6,000 गुना 5 के हिसाब से 3,000 रुपये में ये ऐड हो गई, ठीक है, 4,55,000 रुपये। अब इसके अंदर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे, ये सारे के सारे देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं लेंगे 20, 9, 6, तो यहाँ पर टोटल आ गया मेरे पास 35,000 और इसको डिवाइड कर देंगे 4,55,000 डिवाइड बाई 35, 13 आ गया। अब 13 में से जो कंपनी ने दिए वो लेस कर देंगे, 13 में से मैंने 2 दिए इसको कंपनी ने उस शेयर होल्डर को, और 5 वाले में से 5 दिए, तो हमारी शेयर कितनी बन गई, 8, 11 और 8 रुपये, ठीक है। अब आगे हैं, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं बैलेंस शीट के अंदर रखे होते हैं तो क्या करते हैं, हम वही करते हैं जी, उनका राइट होता है रिसीव करने का कैपिटल और एरिया ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का इक्विटी से पहले। उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि जो उनकी कैपिटल होती है, उनका जो डिविडेंड होता है वो डिडक्ट हो जाता है किसमें से, नेट एसेट्स में से, जब हम वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाल रहे हैं, ठीक है।
और उसके बाद डिफरेंट कंडीशन दे रखी हैं आगे। डिफरेंट कंडीशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कौन कौन से डिफरेंट कंडीशंस हैं। जब प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी दे रखी है एज द पेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली, तो हम उसको सिर्फ कैपिटल की पेमेंट करेंगे, कैपिटल ही डिडक्ट होएगा, ना कि उसका डिविडेंड। ठीक है। उसके बाद अगर जब प्रेफरेंस शेयर हैव प्रायोरिटी एज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड माइनस हो जाएगा, ना कि उसकी कैपिटल। ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि अगर उसकी प्रेफरेंस शेयर हैव नो प्रायोरिटी ऑफ कैपिटल डिविडेंड, कुछ भी नहीं देना, फिर वो कुछ भी लेस नहीं होगा। ठीक है। अमाउंट एबल टू इक्विटी शेयर, सिंपल वो डिवाइड हो जाएगा किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा, जैसे ये क्वेश्चन देखो, प्रेफरेंस शेयर हैज द प्रायोरिटी बोथ हैज पेमेंट ऑफ कैपिटल, an error of dividend in the event liquidation take place। अब फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये देखो यहाँ when preference share have voted as the payment of capital as well as dividend, तो उसकी हम उसको डिविडेंड भी दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दे रहे हैं और डिविडेंड भी दे रहे हैं। सारा का सारा निकाल लिया ना, डिविडेंड तो तुम निकाल लोगे। ठीक है। when preference share have no priority at all, तो उसको सिंपल जो नेट एसेट है उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर प्लस इक्विटी ऐड हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। अब प्रेफरेंस शेयर की हैव प्रायोरिटी, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी लेस हो जाएगी और उसके अंदर हम इक्विटी लेंगे। अब ये बस एक चीज़ याद रखना, जब प्रेफरेंस शेयर्स की ना उसका डिविडेंड है ना उसके कैपिटल की प्रायोरिटी है, तो प्रेफरेंस शेयर के भी नंबर ऑफ शेयर इसमें ऐड हो जाएंगे डिवाइड करने के टाइम पे। ठीक है। अभी फोर्थ क्वेश्चन है कि प्रेफरेंस शेयर हैव प्रायोरिटी पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड लेस हो जाएगा और इसमें भी पेमेंट के टाइम पे नंबर ऑफ शेयर्स ऐड हो जाएंगे। ठीक। चलो अब हम करते हैं डिविडेंड यील्ड मेथड। हमारा सेकंड मेथड क्या है, डिविडेंड यील्ड मेथड। देखो ये मैं जो है ड्रॉबैक है, मतलब ड्रॉबैक है किसका, नेट एसेट मेथड का। ठीक है। क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के टाइम पे कंपनी जो है तब करता है जब इन द इवेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेशन, जब कंपनी लिक्विडेशन मतलब उसके लॉसेस सारे खत्म होना चाहती है उस टाइम पे। कुछ केसेस के अंदर जो है इन्वेस्टर जो है विशेष करते हैं कि वो बाय शेयर्स इज मोर इंटरेस्टेड इन द रिटर्न ऑफ इस इन्वेस्टमेंट, कि उसको कितना रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट में। ठीक है। उसका प्राइस और वो कितना पे करना चाहता है शेयर के लिए, वो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड से, कि कितना उसको मिलेगा, कैन बी एक्सपेक्टेड। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो है वैल्यू ऑफ शेयर वो किससे कैलकुलेट होती है, बाय कैलकुलेटिंग एक्चुअल रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है। वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, जितना उसने पे करा, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। जैसे एग्जांपल दे रखा है, फॉर एग्जांपल द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर 100। ठीक है। पेड अप मतलब 100 रुपये पे कर रहा है, उसने डिविडेंड डिक्लेयर कर रखा 30% के हिसाब से नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, तो ये 30 नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इन दैट इंडस्ट्री इज 15, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड कितना उसका 15 है। ठीक है। डिक्लेयर कितने कर रहा है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कितना उसका 30%, कि वो 30% दे रहा है, लेकिन नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इंडस्ट्री के अंदर 15% चल रहा है प्रेजेंट में। तो 30 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर आ गए 200 के हिसाब से। ठीक है। अब इसके दो मेथड है इलामेंट की कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू ऑफ शेयर, एक असरटेनिंग का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड और दूसरा नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड करने के टाइम पे हम क्या करेंगे जी, कैलकुलेट करने के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल। सबसे पहले तो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। उसके अंदर हम क्या लेस करेंगे, इनकम टैक्स जो उसने पे करा है, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू डिबेंचर सिंकिंग फंड या प्रेफरेंस का डिविडेंड, ये सब कुछ अमाउंट ऐड करके यहाँ लेस हो जाएगा। अमाउंट वेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम इसको डिवाइड किससे कर देंगे, टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है। प्रॉफिट वेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड हमारा निकल जाएगा इनटू 100 करके। आगे सेकंड पॉइंट है अनसर्टेनिंग द नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। आगे नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकलेगा, कि जैसे हम नॉर्मल रेट जो हाई डिफरेंट टाइप की ईच इंडस्ट्री है डिफरेंट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, जिसका ज़्यादा हाई रिस्क होगा उसको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी, उसका नॉर्मल रेट ज़्यादा होगा। ठीक है। इन अदर वर्ड वन वुड एक्सपेक्ट अ हाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द इन्वेस्टमेंट बिजनेस विच आर रिस्क, जिसका ज़्यादा रिस्क होगा उसको ज़्यादा
क्या हुआ, नॉर्मल रेट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, आगे